बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, वीक 14 रिवीजन के सेकंड वीडियो में आते हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने तकरीबन लेसन 1 वगैरह कवर किए हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग तक। इसके लेसन 2 में जो वीक 2 की वीडियोस हैं उसमें एरे मैनेजमेंट के हवाले से बताया गया है कि एरे को आप C# के अंदर कैसे डिफ़ाइन करते हैं। डायनामिकली रन टाइम पे आप एरे डिफ़ाइन कर सकते हैं, उसकी लेंथ मेंशन कर सकते हैं। फिर आप एरे डेफिनेटली, अगर एरे क्या चीज़ है कि एक ही टाइप की, चाहे वो इंटीजर है, वो स्ट्रिंग है, वो फ्लोट है, वो लॉन्ग है, वो बूल है, या वो कोई आपकी क्लास है, स्टूडेंट की क्लास है, बुक्स की क्लास है, व्हाटएवर, कोई भी यूज़र डिफाइंड या सिस्टम डिफाइंड डाटा टाइप है, एक ही टाइप के अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को आपने इनपुट लेनी है, आउटपुट करनी है, उस पर कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं एक ही टाइप के, तो आप उसके उतने वेरिएबल्स या उतने ऑब्जेक्ट्स नहीं बनाते। आप क्या बनाते हो, उनका एरे बनाते हैं और एक ही नेम से उसको रेफ़र करते हैं, दैट्स अ एरे नेम। और फिर उसके हर एक एलिमेंट, अगर मैंने कहा 5 वेरिएबल या मैंने बनाने हैं टीचर टाइप के, तो मैं 5 ABCDE करने की बजाय मैंने, ठीक है 5 ABCDE तो हो जाते हैं, फिर मैं कहूँ 50, मैं कहूँ 100, तो फिर मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर एक पे इनपुट लेना, इतनी इंस्ट्रक्शन हो जाएंगी। तो उससे बेहतर होता है आप एक ही टाइप की कोई चीज़ जो मल्टीपल करनी हो, उसके लिए आप एरे बनाते हो। ठीक है, अब एरे के हवाले से यहाँ पे लेसन 2 में अगर मैं आपको दिखाऊँ वीक 2 में, तो ये आपका एरे के हवाले से, ये एरे को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं शेप के तौर पर कि जी एरे क्या है, ये एरे है। अब जितनी चीज़ें, अगर इंटीजर एरे है तो ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा है, इसका ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां। तो ये आपके 11 एलिमेंट्स हैं। हर एलिमेंट को एक इंडेक्स नंबर दिया जाता है, वैल्यू जो भी हो उसका एक डिफ़ॉल्ट इंडेक्स होता है। एरे हमेशा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में C++, जावा, C#, इनमें स्टार्ट विद 0 इंडेक्स होता है। ठीक है, अब ये 11 एलिमेंट है तो लास्ट एंड जो है वो 10, ये इसका लोअर बाउंड है और ये इसका अपर बाउंड है। तो ये एरे के इंडेक्स की बाउंड्रीज हैं। अब कोई भी एरे आप जो एक्सेस करते हो, एरे का नेम और बड़ी ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स मेंशन करते हो, ठीक है, उस इंडेक्स का पॉजिटिव होना मस्ट है और उसका एक्चुअल एग्जिस्ट करना भी मस्ट है। मैं यहाँ पे अगर नेगेटिव वैल्यू दे दूंगा तो भी एक्सेप्शन है, और 10 से बड़ी वैल्यू दूंगा तो भी एक्सेप्शन है, क्योंकि वो मेरे डिफाइन एरे से आउट है। तो ऐसे एक्सेप्शन को एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड बोलते हैं। अब एरे में इसकी रिक्वायरमेंट, इसकी कुछ चीज़ें जो नॉलेज वाइज हैं कि एरे जो मेमोरी एलोकेट होती है वो कंसेक्टिव मेमोरी होती है, यानी कि सिस्टम एक ही जगह पे एक कंप्लीट एरे जो डिफाइन हुआ है उसको एक ही मेमोरी लोकेशन देगा, और उसकी जो फर्स्ट बाइट है उसका एड्रेस होता है एरे के नेम के पास। उसके बाद अगर आप इंटीजर बना रहे हो तो इसका एलिमेंट, एक एलिमेंट कितने 4 बाइट का होगा। अगर आप फॉर एग्जांपल कोई और अपनी ऑब्जेक्ट बना रहे हो, किसी क्लास की है आपकी और उसका ऑब्जेक्ट है, आप उस ऑब्जेक्ट के जितने डाटा मेंबर होंगे उनका जो मेमोरी साइज़ बनेगा एक ऑब्जेक्ट का उतना साइज़ होगा, और अगर जितने एलिमेंट्स हैं उस साइज़ को मल्टीप्लाई कर दो उतने नंबर से, तो टोटल मेमोरी आपको मिल जाएगी एरे की। और इंडेक्स की बेस पे यहीं से वो मेमोरी एड्रेस कैलकुलेट करता है, स्टार्टिंग एड्रेस से। फॉर एग्जांपल आप कहते हो एरे इंडेक्स 9, तो उसकी मेमोरी जो एड्रेस होगा वो डायरेक्ट इसी 9 के एड्रेस पे जंप करेगा, वो सिक्वेंशली नहीं जाएगा बल्कि डायरेक्ट जंप करके जाएगा। तो ये इंडेक्स और एरे का कंसेप्ट होता है। इसका सिंटैक्स यहाँ पे दिखा देता हूँ कि आप यहाँ पे ये कोई भी डाटा टाइप यूज़र डिफाइन हो या सिस्टम डिफाइन हो, ये बड़ी ब्रैकेट ओपन क्लोज और ये एरे का नेम, ये एरे डिक्लेयर्ड हुआ है, इनिशियलाइज नहीं हुआ, यानी कि उसको मेमोरी अभी नहीं मिली, सिर्फ डिफाइन हुआ है। ये इसका सिंटैक्स है, इंटीजर एरे। ये जब आप अगर सिंपल ये लिखोगे इंट और ARR तो ये एक वेरिएबल है,
लेकिन टाइप के बाद अगर आप बड़ी ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे तो मकसद है ये जो चीज़ डिफाइन कर रहे हैं वो ये एरे है, एक एलिमेंट नहीं है, एक वेरिएबल नहीं, लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स हैं। इज इक्वल टू न्यू का कीवर्ड आप C++ में भी कर चुके हो, जावा में भी, ये मेमोरी एलोकेशन के लिए होता है। और टाइप और फिर लेंथ के कितने एलिमेंट होंगे, कि ये जो एरे है इसके अंदर इंटीजर टाइप के कितने ऑब्जेक्ट आएंगे। आपने कहा 5, तो ये 0 से लेकर 4 इंडेक्सेस तक। अब ये 5 जो है अगर एक इंटीजर 4 बाइट का है, 5 × 4 20, तो ये ARR जो है ये 20 बाइट के ऊपर होगा और इसके पास जो एड्रेस होगा वो फर्स्ट बाइट का होगा। ठीक है, अच्छा, तो ये इनिशियलाइजेशन भी हो गया, ये पोर्शन डिक्लेरेशन कहता है, ये इनिशियलाइजेशन कहते हैं, और या इंस्टेंशिएशन कहते हैं, मेमोरी एलोकेशन कहते हैं। और ये फर्स्ट डिक्लेरेशन के साथ इनिशियल वैल्यू असाइन करना, तो कर्ली ब्रैकेट में उतनी वैल्यू दे दें तो हर एक इंडेक्स वाइज वैल्यू असाइन भी हो जाती है। तो ये डिफरेंट सिंटेक्स, यहाँ पे डिफरेंट एरे, ये प्रोग्राम। और जब एरे आता है तो एरे को हम हमेशा लूप में यूज़ करते हैं, स्टार्टिंग इंडेक्स करते हैं 0 से और एरे की लेंथ तक जाते हैं। आप यहाँ पे हार्ड कोड करने की बजाय जो भी एरे जिस भी लूप में फंक्शन में आप लिखें, तो जो एरे का नेम पास हो रहा है उसकी डॉट लेंथ प्रॉपर्टी है, एरे का नेम डॉट लेंथ। ठीक है, इस प्रॉपर्टी से आपको लेंथ मालूम हो सकती है और लूप आप उतनी टाइम चला सकते हो। इनपुट लेना है तो यहाँ पे इनपुट कंसोल डॉट रीड से पार्स करके इंटीजर है तो असाइन कर दें। आउटपुट करना है तो इसकी वैल्यू कंसोल डॉट राइट लाइन को दे दें। ये एग्जांपल्स एरे के हवाले से हैं कि यहाँ पे हमने 10 का एरे डिफाइन किया और 10 इनपुट्स ली और फिर वही 10 वैल्यूज़ आउटपुट कर दिए। इसके अलावा एरे के बिल्ट इन फंक्शंस भी हैं। एरे से मैक्स वैल्यू फाइंड करनी हो विदाउट एनी सॉर्टिंग, एरे से मिन वैल्यू फाइंड करनी हो तो बिल्ट इन फंक्शन है, जिस तरह आपको आगे लिस्ट में भी बताया है, वो भी आप कर सकते हो। इसके अलावा आप इस प्रोग्राम में भी देखें तो एरे इनपुट लिया जा रहा है और फिर एरे में से कोई एक वैल्यू सर्च करनी है तो एरे का लूप लगा के हर इंडेक्स को मैच करते हैं। जिस इंडेक्स की वैल्यू से उसकी वैल्यू मैच होती है वो इंडेक्स और वैल्यू डिफाइन हो जाती है कि ये शो हो जाती है कि ये वैल्यू मैच कर गई है। इस प्रोग्राम में ग्रेड्स हैं कि स्टूडेंट्स के ग्रेड्स इनपुट लिए हैं और ग्रेड्स इनपुट लेने के बाद जो मैक्स है उसको फाइंड किए। ये प्रोग्राम पैलिंड्रोम का है कि हाफ में डिवाइड करके एरे की लेंथ को एक इंडेक्स i स्टार्टिंग से और एक इंडेक्स j एंडिंग से हर एक एलिमेंट को मैच करता है। अगर कहीं एक मैच नहीं होगा तो नॉट पैलिंड्रोम, और अगर मैच हो जाते हैं ये लूप कंप्लीट हो जाता है तो फिर आके पैलिंड्रोम का मैसेज दिखा देते हैं, जैसा तलत TALAT। ठीक है, तो एंड पे भी TT है, फिर AA है, फिर दरमियान में L है। तो ये पैलिंड्रोम की एग्जांपल है। इसके बाद क्लासेस और ऑब्जेक्ट हमने पहले डिस्कस कर लिए। इसके हवाले से कि क्लासेस के अंदर जो कंस्ट्रक्टर है, डिस्ट्रक्टर हैं, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर्स। कंस्ट्रक्टर ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनका नेम सेम टू द क्लास नेम। हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो क्लास का नेम है, फंक्शन का नेम है, ऑब्जेक्ट या वेरिएबल का नेम है, कोई भी चीज़ जो एज ए डेवलपर आप बनाते हो वो आप जो नेम देते हो दैट्स कॉल्ड आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर्स के नेम का एक रूल है कि वो कैपिटल A और कैपिटल A to Z, स्मॉल A to Z, 0 से 9 डिजिट और अंडरस्कोर, इनका कम्बिनेशन होगा। और स्टार्ट विद डिजिट नहीं होगा, डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता, अंडरस्कोर से हो सकता है या अल्फ़ाबेट से हो सकता है, डिजिट सेकंड या ऑनवर्ड हो सकता है, बट स्टार्टिंग में डिजिट नहीं आएगा। उसके बाद कैपिटल स्मॉल हो सकते हैं। केस सेंसिटिव है, वेरिएबल का नेम जिस केस में आपने लिखा है अपर लोअर केस में, उसी केस में आप उसको एक्सेस करोगे, वेरिएबल या ऑब्जेक्ट का नेम।
फंक्शन का नेम, क्लास का नेम, जिस केस में लिखोगे वही यूज़ होगा। कंस्ट्रक्टर वही रूल्स जो आप जावा में, सी प्लस प्लस में, ऊप में, जिधर भी पढ़ रहे हो। सेम नेम टू द क्लास नेम, मस्ट बी पब्लिक, कैन बी ओवरलोडेड। ओवरलोडेड वो फंक्शंस होते हैं जो फंक्शन नेम सेम हो, पैरामीटर डिफरेंट हो, इनपुट पैरामीटर्स, तो उनको फंक्शन ओवरलोड कहा जाता है। इसलिए कंस्ट्रक्टर भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं, तो कंस्ट्रक्टर आर ओवरलोडेड, लाइक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज, कॉपी एंड सो ऑन। अब इस तरह जो फंक्शंस हैं, फंक्शन में आप जब फंक्शन डिफ़ाइन करते हो तो सबसे पहले आप बताते हो इसकी एक्सेस लेवल या एक्सेस स्पेसिफायर्स बोलते हैं, जो कि आपके पास है पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। फिर फंक्शन की रिटर्न टाइप होती है, अगर वो फंक्शन कुछ वापस भेजेगा। अगर आप रिटर्न टाइप वर्ड लिखोगे तो कुछ नहीं भेजता, लेकिन फंक्शन बॉडी के इनसाइड आप रिटर्न की स्टेटमेंट लिख सकते हैं, लेकिन वो कोई वैल्यू नहीं भेजेगा, जस्ट रिटर्न और सेमीकोलन। अगर वो कोई चीज़ रिटर्न करता है, वो कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, वो कोई बेसिक डाटा टाइप का वेरिएबल हो सकता है। तो आप जब रिटर्न स्टेटमेंट लिखो तो आगे उसी चीज़ का ऑब्जेक्ट या उसी चीज़ की वैल्यू को रिटर्न करना मस्ट है, एटलीस्ट वन, जहाँ पे ये स्टेटमेंट पहुँचे और वैल्यू रिटर्न करे। अगर आप रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखते तो भी ये इशू आता है। अच्छा, मेथड्स के नेम का मैंने बताया, ये अब एक किस्म की टेम्पलेट बताएगी कि पहले आप एक्सेस स्पेसिफायर्स या विजिबिलिटी भी कहा जा रहा है, एक्सेस लेवल भी कहा जाता है इसको, यानी कि प्राइवेट, पब्लिक या प्रोटेक्टेड लिखते हैं। फिर रिटर्न टाइप वॉइड या जो भी टाइप है वो लिखते हैं। फिर आपके मेथड का नेम, और यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड मल्टीपल इनपुट पैरामीटर्स आ सकते हैं कि ये फंक्शन आपसे इनपुट क्या लेता है, और ये करली ब्रैकेट ओपन क्लोज जो है ये इसकी बॉडी है, इसके अंदर आप इसका कोड लिखते हो और जो पैरामीटर्स हैं उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो करते हैं, और रिटर्न टाइप के मुताबिक इसमें रिटर्न स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक हो गया, ये फंक्शन के हवाले से हमारी डिस्कशंस हैं। अब इसमें एग्जांपल प्रोग्राम्स में ये टोल प्लाज़ा से रिलेटेड है कि अगर आपका एक टोल प्लाज़ा है, पेइंग टोल प्लाज़ा, उसमें कैटेगरी 1 की फॉर एग्जांपल जिस तरह छोटी गाड़ियाँ हैं वो 30 रुपीज़ देंगी, कैटेगरी 2 जो हैवी व्हीकल्स हैं वो 50 रुपीज़ देंगे, और गवर्नमेंट की कोई व्हीकल्स हैं वो नो पेइंग व्हीकल्स हैं। अब ये मेन्यू ड्रिवन हो, अब आप ये जब प्रोग्राम बढ़ता है तो आप क्या करते हो, सारा कुछ मेन में नहीं लिखते, आप उसको डिवाइड करते हो, उसके फंक्शंस बनाते हो और मेन में फंक्शंस कॉल करते हो। अब इसमें रिक्वायरमेंट ये थी कि जी ये मेन्यू आता रहा है, यूज़र डेफिनेटली अगर टोल प्लाजा पे बैठें तो हर वक्त आपकी एक गाड़ी गुजरेगी, आप ये चॉइस 1 प्रेस करोगे कि जी कैटेगरी कार वगैरह है 1, अगर व्हीकल बड़ा है, हैवी व्हीकल है तो 2, और अगर नॉन पेइंग आ गई तो आप 3 प्रेस कर दोगे। तो जस्ट आपको की प्रेस करनी है और वो चीज़ इनपुट हो जानी है और दोबारा से मेन्यू विजिबल हो जाएगा। तो ये चीज़ रिपीटेड हो रही है, इसका मकसद है आपको वाइल डू वाइल लूप यूज़ करना है, तो प्रेफर डू वाइल है, एटलीस्ट 1 टाइम तो डिस्प्ले करना है। फिर उसके बाद ये मेन्यू एक फंक्शन में रख लिया, उसको डिस्प्ले कर लिया। फिर इस पे जो इनपुट 1 प्रेस करते हैं तो इसका मकसद है कोई चॉइस स्टेटमेंट्स होनी चाहिए, हर इनपुट पे डिफरेंट डिसीजन है। अब इसमें हमें पेमेंट भी कैलकुलेट करनी है कि जी हाँ अब टोटल कैटेगरी 1 वाले कितने व्हीकल आए, कैटेगरी 2 वाले कितने आए, उनकी पेमेंट्स कितनी हैं, उनके अकाउंट्स कितने हैं, नॉन पेइंग कितने हैं। तो इसके हवाले से यहाँ पे डिफरेंट फंक्शन बनाए गए हैं और उन फंक्शंस को दिखाया गया है। तो इसके हर एक के हवाले से हमने काउंट भी करना है, शो भी करनी है। तो इस प्रोग्राम को आप देखें तो छोटे छोटे फंक्शंस बना के ये कंसोल एक ही क्लास के अंदर छोटे से फंक्शन cat1 अगर पहले ऑप्शन चॉइस करता है तो हम 30 रुपीज़ ओवरऑल वेरिएबल्स हमने ऊपर बना लिए क्लास लेवल पे, और ये हैं भी स्टैटिक वेरिएबल, ये फंक्शन भी स्टैटिक बनाए हैं। इसकी रीज़न ये है कि अगर एक ही क्लास में मेन के अंदर आप कॉल करोगे तो वो फंक्शन या तो ऑब्जेक्ट बनाओगे क्लास का और फिर ऑब्जेक्ट डॉट करके फंक्शन कॉल करोगे। अगर डायरेक्ट फंक्शन कॉल करने तो फिर इन फंक्शन का स्टैटिक होना मस्ट है।
तो ये हमने छोटे छोटे फंक्शन बना के, आप यहाँ पे देखें तो हमने ये मेन का फंक्शन है, उसमें डू वाइल लूप है जो कि बार बार चलता रहेगा जब तक कि यूज़र 9 नहीं प्रेस करता। और 9 की यहाँ पे कंडीशन लूप की कंडीशन जो है ना यहाँ पे लिखी हुई है 9 की, वाइल वो जो इनपुट चॉइस है इज़ नॉट इक्वल टू 9। और इसमें हर एक चॉइस के ऊपर एक एक फंक्शन कॉल हो रहा है, और वो फंक्शन जो मेन्यू का फंक्शन है वो टॉप पे है, वो बगैर किसी कंडीशन के, और ये मेन्यू फंक्शन है जिसमें हमने मैसेज प्रिंट किया हुआ है। इससे जो ही यूज़र उसके बाद मेन्यू फंक्शन ये प्रिंट किया, फिर यूज़र से इनपुट लेना शुरू कर दी। जो ही यूज़र इसको रीड करके कोई चॉइस प्रेस करता है तो उस चॉइस के मुताबिक आप अपना फंक्शन कॉल करते हैं, और उस फंक्शन में जो हमने काम करना है अकॉर्डिंग टू द मेन्यू वो हम परफॉर्म कर लेते हैं। तो ये फंक्शंस हैं, फंक्शंस की अंडरस्टैंडिंग है। तो क्लास के अंदर फंक्शंस, और हाँ अगर आपने एक ही क्लास बनानी है जहाँ पे मेन है उसी के अंदर और फंक्शंस बनाने हैं और वो फंक्शंस आपने मेन में कॉल करने हैं, देन दोज फंक्शन मस्ट बी स्टैटिक, ठीक है। अदरवाइज़ वो फंक्शन आपको मेन के अंदर एक्सेसिबल नहीं होंगे, आपको एरर आएगा। आपको या तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा मेन में, और फिर ऑब्जेक्ट डॉट करके वो फंक्शन कॉल करेंगे। अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं बनाना चाह रहे हैं, डायरेक्ट फंक्शन कॉल करना चाह रहे हैं, तो उन फंक्शन के स्टार्ट में स्टैटिक लिख दें डाटा टाइप से पहले, ठीक है जी। ये हमारे इस लेसन प्लान के हवाले से थी एग्जांपल, जिसमें क्लासेस, फंक्शंस, और फंक्शंस में फिर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, इवन कि आपका जब आप चाहते हैं कि इंडस्ट्री में काम करने, तो आपका एम्प्लॉयर भी पूछता है क्या जी आर्गूमेंट बाय वैल्यू और आर्गूमेंट बाय रेफरेंस, या पैरामीटर बाय वैल्यू और पैरामीटर बाय रेफरेंस में क्या फ़र्क होता है। तो ये फंक्शन को कॉल करने के दो तरीके होते हैं कि फ़ंक्शन को जो हम आर्गूमेंट पास करते हैं, ये फंक्शन का नेम है, और जो इसकी ब्रैकेट में पास हो रहे हैं वेरिएबल, ये आर्गूमेंट कहलाते हैं। ये आर्गूमेंट जो पास कर रहे हैं, और ये भी एक फंक्शन है और इसको भी वही आर्गूमेंट है, लेकिन इससे पहले रेफ का कीवर्ड है। तो ये क्या है इन दोनों में डिफरेंस। अगर किसी फंक्शन को कॉल करते हैं और जो चीज़ उसको पास कर रहे हैं और वो फंक्शन उस चीज़ को यूज़ करता है, और ओरिजिनल जो इसको पास हुआ है इसकी वेरिएबल की वैल्यू में चेंज नहीं होनी, तो वो आर्गूमेंट बाय वैल्यू होगी। और अगर आप चाहते हो इसकी ओरिजिनल में भी अगर उस फंक्शन के अंदर इस वेरिएबल के जो रेफरेंस है उसमें चेंज है, तो इसमें भी चेंज है, तो उसको उस केस में आप आर्गूमेंट बाय रेफरेंस लिखते हैं। और सी शार्प के अंदर रेफ का कीवर्ड है, सी प्लस प्लस के अंदर एंड ऑपरेटर है, सी शार्प के अंदर रेफ का कीवर्ड है। और ये सिर्फ यहाँ पे नहीं, जहाँ फंक्शन कॉल होता है वहाँ पे भी रेफ के साथ जाएगा, और जहाँ पे फंक्शन आपका डिफाइन हुआ है वहाँ पे भी ये रेफ के साथ आएगा, ठीक है। ठीक हो गया जी। तो आर्गूमेंट बाय रेफरेंस में ये रेफ का कीवर्ड जहाँ पे डिक्लेयर्ड होता है, फंक्शन हेडर्स में भी रेफ का कीवर्ड डाटा टाइप से पहले आएगा, और जब आप कॉल करोगे, कॉल करते हुए भी रेफ का कीवर्ड आप लिखोगे, अगर नहीं लिखोगे तब एरर आएगा। तो ये आर्गूमेंट बाय रेफरेंस है। इस फंक्शन कॉल में ये जो ARG पास हुआ है उसका यहाँ पे नेम रेफ पैरामीटर है, और जब रेफ पैरामीटर को मैं उसी वेरिएबल की वैल्यू से मल्टीप्लाई करता हूँ तो एक्चुअली ARG की मेमोरी को ही ये रेफ़र कर रहा होता है, तो वहीं पे ही लिखा जा रहा होता है। तो जब आप वापस मेन फंक्शन में आएंगे तो इसकी वैल्यू 4 की बजाय 16 हो जाएगी। यही यहाँ पे बताया गया कि आर्गूमेंट बाय वैल्यू में वेरिएबल वही रहा और वैल्यू वही रही, चाहे फंक्शन में वो वैल्यू डबल हुई है, क्योंकि ये वेरिएबल और ये वेरिएबल टोटली डिफरेंट है। जबकि यहाँ पे ये वेरिएबल जिस मेमोरी को पॉइंट कर रहा होता है, दूसरा वेरिएबल भी उसी मेमोरी को रेफ़र करता है, और उस वेरिएबल में जब चेंज आता है मेमोरी में राइट होता है, वापस जब आते हैं तो ये वेरिएबल अपनी मेमोरी से जब वैल्यू उठाता है तो वैल्यू चेंज्ड आपको मिलती है। तो ये आर्गूमेंट बाय रेफ़र कहा जाता है और वो आर्गूमेंट बाय वैल्यू कहा जाता है। ये हमारे फंक्शंस हो गए, फंक्शन बाय वैल्यू बाय ये डिस्कस हो गया। असाइनमेंट है, इनको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर्स पे चलते हैं।